बहुत सारी सेक्शंस, इतनी सेक्शंस की एक वीडियो में आपने इतनी सेक्शंस कभी नहीं पढ़ी होंगी, आज आपको जानने को मिलेगी। सिविल के प्रोविजंस, क्रिमिनल के प्रोविजंस, सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं, इन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? यहाँ पर यूज हुआ है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस, इनका मतलब क्या है? टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इसका क्या मतलब है? और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, सबको डिटेल में बताऊंगा। आज की वीडियो को आज पूरा देखना है, आपने पेशेंटली देखना है। मोटा रजिस्टर लेकर बैठ जाइए, पेन लेकर बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और यही सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 80 हुआ करती थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 5 का लास्ट सब चैप्टर प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं क्या क्या हो सकती हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको चाहते हैं कि आप लॉ पढ़ना सीख जाएं, तो कभी कभी मौका आता है, कुछ सेक्शंस होती हैं जहां पर आपको डिटेल से बताया जा सकता है कि लॉ को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आज की सेक्शन कुछ ऐसी ही है कि वो आपको केवल और केवल सेक्शन 79 को पढ़ना नहीं सिखाएगी, ये आपको बहुत सारे लॉज को पढ़ना सिखाएगी कि जब आप किसी प्रोविजन को पढ़ने बैठेंगे तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस रखने हैं उस प्रोविजन से आंसर निकालने के लिए या उस प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए। और वहां पर यूज हुए जो एक्सप्रेशंस हैं उनका मीनिंग आप कैसे देखेंगे और किस तरीके से आप समझेंगे। जनरली मैंने ऐसा देखा है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ऑल्सो ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं और जो मोटी मोटी बात उनको दिखाई देती है उसे पकड़कर उसका मीनिंग समझ लेते हैं, जबकि एक्चुअल मीनिंग तो दोस्तों उन वर्ड्स में छिपा होता है जिनको सब स्लिप कर जाते हैं। आप अगर दूसरों से डिफरेंट बनना चाहते हैं तो आपको वही वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे, वही एक्सप्रेशंस पकड़ने पड़ेंगे जिनको जनरली सभी लोग मिस कर देते हैं। और किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं वो आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो सेक्शन 79 का अगर आप हेडिंग देखेंगे, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। अगर मैं इस सेक्शन का पहले आपको क्रक्स बता दूं जिससे आप लोगों के माइंड में ये रहे कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो इस सेक्शन में उन डॉक्यूमेंट्स की प्रिजम्पशन करी जा रही है जो डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में तैयार हुए थे, न्यायिक प्रक्रियाओं में तैयार हुए थे। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, बट जब प्रिजम्पशन की बात आती है, सेक्शन 79 में प्रिजम्पशन की बात आती है, तब वहां पर आपको पर्सन याद रखना है कि किस पर्सन का स्टेटमेंट है। तो दो लोग आप ध्यान रखिए, एक होता है विटनेस और एक होता है एक्यूज। जब विटनेस की बात आएगी और वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसने कोई अपना स्टेटमेंट दे दिया है तो वो कहलाती है उसकी एविडेंस। और जब एक्यूज की बात आएगी, आरोपी की बात आएगी, तो वो दो बातों में से कुछ भी दे सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। एक तो उसका स्टेटमेंट हो सकता है या फिर उसका कन्फेशन हो सकता है, बयान हो सकता है, या फिर उसकी संस्वीकृति हो सकती है। दोनों बातें अलग अलग हैं। संस्वीकृति में जहां पर उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने ये अपराध किया है, या ऐसी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया कि वो परिस्थितियां उस अपराध को गठित कर देती हैं, देन कहा जाएगा कि उसने कन्फेशन किया है। कन्फेशन के अलावा बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, मैं आज डिस्कस भी करूंगा, उनको सेक्शंस भी बताऊंगा, प्रोविजन भी बताऊंगा आपको कि कहां वो परिस्थितियां होती हैं जहां पर कन्फेशन से अलग एक्यूज का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पर विटनेस की एविडेंस है एंड एक्यूज का कन्फेशन या फिर एक्यूज का स्टेटमेंट है। अगर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड हुए हैं, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हुए हैं, जजेस के या मजिस्ट्रेट के साइन हैं, तो इनके बारे में प्रिजम्पशन है कि इनको सही माना जाएगा, जेन्युइन माना जाएगा, जिन परिस्थितियों में रिकॉर्ड हुए उनको ट्रू माना जाएगा, और जिस तरीके से इनको रिकॉर्ड होना चाहिए था उसी तरीके से रिकॉर्ड हुए हैं ये माना जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम करेंगी कोर्ट्स।
बट ऐसा कहां हुआ? प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में, पहले कोई प्रोसीडिंग्स हुई है, देन अब जो कोर्ट के सामने मैटर है पेंडिंग, जो अब कोर्ट दूसरे कोर्ट के सामने ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहां पर प्रिजम्पशन होनी है। तो क्रक्स के मामले में आप यही जान लीजिए कि विटनेस की एविडेंस, एक्यूज का स्टेटमेंट, एक्यूज का कन्फेशन, ये तीन में से कुछ भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड किया गया था, अब इनको सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में प्रोड्यूस किया गया है, देन इनके बारे में प्रिजम्पशन है इस सेक्शन। ये है क्रक्स। तो शुरुआत करता हूं दोस्तों मैं सबसे पहले कि इस सेक्शन के आपको इंग्रेडिएंट दिखाता हूं, क्योंकि इंग्रेडिएंट आप समझ जाएंगे तो फिर आपको आसानी से समझ में आने वाली है बातें। सेक्शन 79, whenever any document is produced before any court, यह पहला इंग्रेडिएंट है कि एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज किसी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। आपको इस प्रोड्यूस वर्ड पर थोड़ा फोकस करना है। देखिए, जब मेरा एक पढ़ाने का जो स्टाइल है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, जब मैं किसी वर्ड को थोड़ा लंबा खींचता हूं या किसी वर्ड पर थोड़ा जोर डालता हूं तो उसका कोई पर्पज होता है, और जब मैं ऐसा करूं तो आपकी अटेंशन उस वर्ड पर, उस फ्रेज पर ज्यादा जानी चाहिए। आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपको मीनिंग मिल गया है। मेरा प्रेशर करने का पर्पज ही यही होता है कि वो आपके माइंड में जाए, अदरवाइज मैं एक ही तरीके से बोलता चला जाऊंगा तो स्लिप हो सकते हैं। तो मैंने कहा है एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट, तो इस प्रोडक्शन पर थोड़ा सा आपको अटेंशन करनी है। तो पहला इंग्रेडिएंट कि एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया कोर्ट के सामने तो ये सेक्शन 79 कभी भी पिक्चर में नहीं आएगी। पहला इंग्रेडिएंट आप नोट करते जाइए। मैं अलग से, अगर आपको लगता है कि अलग से मैं नोट करके दिखाऊं आपको, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली बात आई कि एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये डॉक्यूमेंट होना क्या चाहिए? ये डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग पर भी आपकी अटेंशन जानी है। जब जब प्रिजम्पशन की बात आएगी एज टू डॉक्यूमेंट्स, तो आप ध्यान दीजिए कि इस डॉक्यूमेंट को परपोर्ट किया जा रहा होगा। अगर परपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो प्रिजम्पशन नहीं आएगी। परपोर्ट का मतलब है कि अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है जैसा परपोर्ट किया जा रहा है। परपोर्ट का मतलब है दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि ये किसी विटनेस का स्टेटमेंट है। परपोर्ट किया जा रहा है तो इट मींस अभी ये प्रूव्ड नहीं है कि ये विटनेस का स्टेटमेंट है, और परपोर्ट किया जा रहा है तो इट मींस अभी इसको प्रूव करना बाकी है। प्रूव करना पड़ेगा, और वो एविडेंस से करना पड़ेगा, दूसरे मैटर से करना पड़ेगा, प्रिजम्पशन से करना पड़ेगा, जुडिशियल नोटिस लेकर करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो जब जब परपोर्ट वर्ड आपको मिले तो सोच लो कि इट इज येट टू बी प्रूव्ड, अभी प्रूव्ड हुआ नहीं है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया, कि इसको शो किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि ये एक रिकॉर्ड है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस। साक्ष्य का एक रिकॉर्ड है। साक्ष्य का रिकॉर्ड, अगला इंग्रेडिएंट, पहला इंग्रेडिएंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड है साक्ष्य का, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। या फिर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस नहीं है तो इट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस। इट इज अ मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस। ऐसी एविडेंस का मेमोरेंडम हो सकता है। अब आपके माइंड में आएगा कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस में कुछ डिफरेंस है क्या? अगर नहीं आया ये आपके माइंड में तो आपके माइंड को थोड़ा सा चलाने की आवश्यकता है, उसे चलाइए। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आप एक लॉजिकल माइंड के एडवोकेट, लॉयर और या फिर पब्लिक हैं, जो भी हैं, अगर प्रूडेंट पर्सन हैं, तो ये माइंड में आपके आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस। डिफरेंस है, बताऊंगा, पेशेंटली आप सुनते रहिए। तो दूसरा इंग्रेडिएंट, और दूसरे इंग्रेडिएंट में दो पार्ट है कि ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किस तरीके का हो सकता है? नंबर एक बात, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस हो सकता है,
या फिर मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस हो सकता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया गया था, जो ये शो किया जा रहा है, ये रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस या मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस है किसका? ये होना चाहिए विटनेस का। मैंने पहले ही बताया था कि दो लोग हैं यहां पर, एक एक्यूज है, एक विटनेस है। तो जब एविडेंस की बात आएगी, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस की बात आएगी तो विटनेस है। जब स्टेटमेंट और कन्फेशन की बात आएगी तो एक्यूज है। तो यहां पर वो डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस है या रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है, बट किसका? विटनेस का। तो तीसरा इंग्रेडिएंट कि ये मेमोरेंडम या एविडेंस किसकी होनी चाहिए? गिवन बाय अ विटनेस। अब एक और अगला इंग्रेडिएंट कि ये विटनेस ने तो दिया, एविडेंस तो दी है, विटनेस ने दी है, बट कब दी? तो अगला इंग्रेडिएंट है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी गई। कहां दी गई हो? जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी गई। न्यायिक कार्यवाही के दौरान ऐसा गवाही, ऐसा साक्ष्य गवाह द्वारा दिया गया था। देख लीजिए, purporting to be a record or memorandum of the evidence, और एक और बात रहेगी इसमें, any part of the evidence। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एविडेंस ही इस दूसरी कोर्ट में पेश की गई हो। पहली कोर्ट के अंदर हो सकता है कि एविडेंस काफी लंबी चौड़ी दी गई हो, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, बट उसमें से कुछ पार्ट को इस सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वही बात लिखी गई यहां पर कि वो डॉक्यूमेंट एक पार्ट भी हो सकता है, purporting to be a part of evidence। जरूरी नहीं है कि पूरा हो, बट गिवन बाय अ विटनेस, एक गवाह ने ऐसा एविडेंस दिया था, लेकिन कहां? इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। और कहां दिया हो सकता है? या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया गया हो, या बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस, या फिर एक कोई ऐसा अफसर था, ऐसा ऑफिसर था जो ऑथराइज था बाय लॉ, कानून के द्वारा उसको अथॉरिटी मिली है कि वो ऐसी एविडेंस ले सकता है, ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। सच एविडेंस का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मैं आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन दिखाने की कोशिश करूं, तो विटनेस ने जो अपना ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में अपनी गवाही दी, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और से पहले पहले लिखा गया है, और के आगे नहीं लिखा गया। बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस। अगर इसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आता तो आप कह सकते थे कि ये जो ऑफिसर है यहां पर, जो ये एविडेंस ले रहा है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं ले रहा है। लेकिन आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हो सकता है ऐसा मीनिंग आपको निकलने लगे, लेकिन ये जो सच वर्ड यूज हुआ है, ये कहता है कि सच एविडेंस का मतलब ऐसी एविडेंस जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही रिकॉर्ड की गई, बट वो किसी जज ने नहीं रिकॉर्ड करी, मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड नहीं करी, बट कोई दूसरा ऑफिसर है जिसको लॉ ने ऑथराइज किया था कि आप ऐसे विटनेस की ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड कर लीजिए। तो जब विटनेस की बात आएगी तो इतनी सारी बातें खत्म होगी। एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है कि किसी विटनेस का स्टेटमेंट है, दिखाया जा रहा है, purporting to be a evidence, record of evidence, purporting to be memorandum of evidence of whom? Witness, given by a witness, when? Given by a witness in judicial proceedings or before an officer authorized by law to take such evidence। तो यहां तक विटनेस की बातें पूरी हो गई। अब दूसरा पार्ट शुरू होता है। अभी मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं जिससे आपको आसानी होगी समझने में। अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे पार्ट के बारे में, जहां पर एक्यूज की बात शुरू होती है। अब डॉक्यूमेंट कैसा है? पहला इंग्रेडिएंट सबके लिए सेम है और लास्ट का इंग्रेडिएंट सबके लिए सेम है। जो बीच के इंग्रेडिएंट हैं वो बदलेंगे, एक बार विटनेस के लिए, एक बार एक्यूज के लिए। तो अब शुरू होता है एक्यूज के लिए। वही बात है कि whenever any document is produced before any court, purporting के बाद में अब आपको जाना है सीधे यहां, purporting to be a statement or confession by any prisoner or accused person।
अब जो दूसरा पार्ट है वो कहता है कि वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया ऐसा दिखाया जा रहा है परपोर्टिंग कि वो एक एक्यूज का स्टेटमेंट है या फिर एक्यूज का कन्फेशन है, और ये कैसा कन्फेशन और कैसा स्टेटमेंट है, टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे कन्फेशन को रिकॉर्ड किया गया था। तो आप से इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एक्यूज का कन्फेशन कहां अकॉर्डिंग टू लॉ रिकॉर्ड किया जाता है, क्या प्रोविजन है वो कमेंट करके बता सकते हैं। स्टेटमेंट आप बता सकते हैं कि एक्यूज का स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड किया जाता है, कमेंट करके आप बताइए, डिटेल में मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। तो अगली बात है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, ये वर्ड है टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और साथ के साथ ये भी देखते रहिए आप जितना मैंने यहां पर पढ़ाया, क्या यहां पर ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड यूज हुए, क्या यहां पर प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वर्ड यूज हो रहा है? जैसा कि सेक्शन 27 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर कहा गया था कि प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड की गई है और वो विटनेस अब मिल नहीं रहा है, देन सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऐसे विटनेस की वो एविडेंस दी जा सकती है। तो उसका भी क्या कोई यहां पर रिलेशन है, और क्या ये प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में लिखी गई एविडेंस मानी जाएगी, सेम प्रोसीडिंग्स में नहीं मानी जाएगी क्या? मैं अभी आऊंगा इसके बारे में और डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। यहां तक थे पर्सन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स, एक्यूज का, विटनेस का अलग अलग। सबसे पहला इंग्रेडिएंट कि एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया हो और उसका ऐसा परपोर्ट किया जा रहा हो, यहां तक सेम है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है ये भी दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। विटनेस की एविडेंस की बात आएगी तब भी, पर्सन एक्यूज्ड के स्टेटमेंट या कन्फेशन की बात आएगी तब भी। एंड से जोड़ा गया है, एंड का मतलब ये कंप्लीट होना चाहिए दोनों मामलों में, विटनेस के मामले में भी, एक्यूज के मामले में भी। एंड अगेन परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय एनी जज, अगेन परपोर्टिंग, अभी प्रूव नहीं हुआ है, दिखाया जा रहा है कि वो जो एविडेंस थी एक्यूज की, इट इज साइंड बाय एनी जज, इट इज साइंड बाय एनी मैजिस्ट्रेट, इट इज साइंड बाय एनी सच ऑफिसर एज अफोरसेड। सच ऑफिसर, ये कौन सा सच ऑफिसर है? जब सच ऑफिसर आ गया तो इट मींस इसके बारे में पहले कभी बात हुई है। तो सच ऑफिसर कौन सा था? बिफोर एनी ऑफिसर who is authorized to take such evidence by law, ऐसा ऑफिसर है, उसने साइन किया हुआ है, मजिस्ट्रेट ने साइन किया हुआ है या जज ने साइन किया हुआ है, ऐसा दिखाया जा रहा है, या तो उस कन्फेशन को, स्टेटमेंट को या एविडेंस को। देन अब कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेंगी? अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम, बाउंड किया कोर्ट को शैल प्रिज्यूम कि अब आप ये फैक्ट नीचे प्रिज्यूम कर लेना। तो ऊपर दो बातें हैं, एक एक्यूज से रिलेटेड, एक विटनेस से रिलेटेड, उनमें कहा गया कि आपको 3 फैक्ट प्रिज्यूम करने हैं कोर्ट को, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है। अगर मान लो ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, देन कोर्ट प्रिज्यूम नहीं कर सकता फिर। इसलिए वो कंडीशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं फटाफट से आप लोगों को किस फैक्ट को प्रिज्यूम करेगी कोर्ट वो बता देता हूं, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा कि एक्सप्रेशंस जो यूज हुए, कौन कौन सी सेक्शंस हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आज होने वाली हैं दोस्तों अब इस सेक्शन में। देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम का मतलब सबसे पहली बात, द डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट मींस ये वही डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस ऑफ विटनेस गिवन इन एनी प्रोसीडिंग बताया जा रहा है, जो मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन एनी प्रोसीडिंग बताया जा रहा है, या फिर ये वही डॉक्यूमेंट है जो परपोर्टिंग टू बी स्टेटमेंट ऑफ एनी एक्यूज है, परपोर्टिंग टू बी कन्फेशन ऑफ एनी एक्यूज है, एंड सच स्टेटमेंट, सच कन्फेशन, such evidence is duly signed by, purporting to be signed by magistrate, purporting to be signed by court judge, purporting to be signed by such officer, ऐसा दिखाया जा रहा है। अगर ये बातें शो कर दी गई हैं, then court shall presume कि ऐसा डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने बताया, ऐसा डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन, वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है
जहां से आना चाहिए था वहीं से आया है, जिसके साइन होने चाहिए थे उसी के हैं, ये बात कोर्ट को प्रिज्यूम करनी पड़ेगी, ये फैक्ट प्रिज्यूम करना पड़ेगा कोर्ट को, शेल प्रिज्यूम, कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे ही कोर्ट को ये फैक्ट प्रिज्यूम करना पड़ा, देन अब ओनस शिफ्ट हो गया अपोजिट पार्टी पर, वो प्रूव करे कि यहां पर जो बातें लिखी गई हैं वो जेन्युइन नहीं है। क्या डिस्प्रूव करना है? उसकी जेन्युइननेस को डिस्प्रूव करना है। अगर प्रिजम्पशन एप्लीकेबल हो गई है, पहले तो कोशिश करेगी वो पार्टी के प्रिजम्पशन ही एप्लीकेबल ना हो, ऊपर बताई गई कंडीशंस में से कोई ना कोई कंडीशन मिस हो जाए। अगर मान लो कुछ भी मिस नहीं हुआ है, देन वो पार्टी कोशिश करेगी कि ये जो प्रिज्यूम किया गया है इसको रिबट कर दिया जाए, इसको डिस्प्रूव कर दिया जाए। तो पहले पार्ट में जेन्युइननेस जो प्रिज्यूम की है, असलियत, असली है ये डॉक्यूमेंट, सही है डॉक्यूमेंट, उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करेगी। पहली बात तो ये हुई कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन था। नंबर 2, और तीनों में से ऐसा नहीं कि तीन प्रिजम्पशंस में से कोई एक प्रिजम्पशन करेगी, नहीं, तीनों प्रिजम्पशन करनी पड़ेगी कोर्ट को। देखिए, any statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true, are true, are true। क्या बातें ट्रू हैं? what are true? any statements, ये स्टेटमेंट ट्रू होंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट कहां मिलेंगे? उसी विटनेस की एविडेंस में मिलेंगे, उसी विटनेस के, उसी एक्यूज के स्टेटमेंट में मिलेंगे, उसी एक्यूज के कन्फेशन में मिलेंगे। ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग होने चाहिए, ये बताएंगे क्या? ये बताते हैं सर्कमस्टांसेस। ये स्टेटमेंट सर्कमस्टांसेस बताते हैं, उसी स्टेटमेंट, उसी कन्फेशन, उसी एविडेंस के अंदर होंगे, और ये बताते हैं कि अंडर विच इट वाज टेकन, वो एविडेंस थी तो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में ये एविडेंस ली गई। तो वो सभी परिस्थितियां जो इस एविडेंस से निकलकर आती होंगी, उन स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि किसी भी एविडेंस के अंदर स्टेटमेंट ही होता है, उन स्टेटमेंट, और वो भी वो कौन सा, परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द पर्सन, द पर्सन मतलब वो विटनेस, और वो एक्यूज, पर्सन में दोनों शामिल हैं यहां पर, एक्यूज भी और विटनेस भी, साइनिंग इट। अगर उसने साइन नहीं कर रखा है एक्यूज ने या विटनेस ने, देन भी ये प्रिजम्पशन नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने देखा कि ऊपर वाली जो पहली कंडीशन थी, उस कंडीशन में कहीं भी एक्यूज के साइन की बात नहीं हुई है या विटनेस के साइन की बात नहीं हुई है। विटनेस के या एक्यूज के साइन की बात हुई फर्स्ट टाइम जब ये सब क्लॉज 2 की बात हुई। बट आप ये देखिए, ये प्रैक्टिस है, नॉट ओनली प्रैक्टिस है, लॉ भी यही कहता है कि जब हम विटनेस की बात करते हैं, एविडेंस की, तो एविडेंस पर विटनेस साइन करेगा। एक्यूज की बात करते हैं, कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो एक्यूज साइन करेगा। स्टेटमेंट पर एक्यूज साइन करेगा। तो ऊपर वाले पार्ट में अगर एक्यूज के साइन की बात नहीं कही गई, विटनेस के साइन की बात नहीं कही गई, तब भी ये साइन इंक्लूड हैं। और ऐसा परपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट था, ये जो कन्फेशन था, ये जो विटनेस थी, इस पर उस पर्सन के साइन हैं, देन ये जो स्टेटमेंट लिखे गए सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग, ये ट्रू हैं, ये सत्य हैं। अब ऑनस शिफ्ट हो जाएगा दूसरी पार्टी के ऊपर कि वो प्रूव करे कि नहीं जी, ये जो सर्कमस्टांसेस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिन सर्कमस्टांसेस में ये एविडेंस रिकॉर्ड की गई, ये सत्य नहीं है। जैसे कि एविडेंस, अगर मैं मानूं कि एक्यूज के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के रिगार्डिंग क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कि एक्यूज जुडिशियल कस्टडी से पेश किया गया, एक्यूज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, एक्यूज फ्री फ्रॉम एनी इंड्यूसमेंट था। ये सारे सर्कमस्टांसेस मैजिस्ट्रेट साहब ने जब उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया, तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट अवेलेबल हैं कन्फेशन में कि जिनसे ये लगता है कि हाँ, ये वॉलंटरी कन्फेशन था एक्यूज का, और इसके बारे में कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अगर इन कंडीशन में फॉल करता है तो इनके बारे में तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये सत्य है इसमें जो लिखी गई है। इसलिए ओनस शिफ्ट हो जाएगा एक्यूज के ऊपर, डिफेंस काउंसिल के ऊपर, वो प्रूव करे कि नहीं, यहां जो परिस्थितियां लिखी हुई हैं वो सत्य नहीं है, और उसको एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा। यहां तो प्रिजम्पशन से प्रूव हो गई है। ये दो तरीके की प्रिजम्पशन। तीसरी प्रिजम्पशन देखिए, सच एविडेंस
जो ऊपर इस तरीके से रिकॉर्ड की गई, सच स्टेटमेंट जो एक्यूज का मामला है, सच कन्फेशन ये भी एक्यूज का मामला है, वाज ड्यूली टेकन, वाज ड्यूली टेकन, अगेन ड्यूली वर्ड पर आपकी फोकस आनी चाहिए। ड्यूली टेकन का मतलब जिस तरीके से लॉ कहता था उसी तरीके से ऐसा गवाही रिकॉर्ड की गई थी, ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया था, उसी तरीके से किया गया था जिस तरीके से कानून कहता है। ड्यूली का मतलब ये है, और इस बात की भी प्रिजम्पशन कोर्ट करेगी अगर ऊपर की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो तीनों प्रिजम्पशन होंगी, तीनों में से कोई एक नहीं, तीनों प्रिजम्पशन होंगी, विटनेस की एविडेंस के बारे में एंड एक्यूज के स्टेटमेंट और कन्फेशन के बारे में। तो ये तो आपको दिख गए होंगे कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है। आप टेलीग्राम पर इनको ले लीजिए, मैं इंग्रेडिएंट अलग से बनाकर दे दूंगा। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस यूज हुए, उनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि जैसे कि सेक्शन 27 आप लोगों ने पढ़ी थी बीएसए में, तो वहां पर लिखा गया था कि जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई थी इन प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये रेलेवेंट हो जाएगी इन सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो क्या यहां पर भी ये जो एविडेंस देने की बात की जा रही है, ये जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस है, ये स्टेटमेंट है, ये कन्फेशन है, क्या ये प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड हुए हों और सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग में इनको प्रिज्यूम किया जा रहा है, क्या ऐसा है? यहां पर मैं क्यों पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, इसके पीछे का राज ये है कि सेक्शन 27 में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बट यहां पर कहीं नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी, जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी एक्यूज का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ, तो उसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन है यहां पर। अब वो स्टेटमेंट दोनों बातों में हो सकती है, जब प्रीवियस लिखा नहीं है तो पहली जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऐसा हुआ, देन इसको नेक्स्ट प्रोसीडिंग में प्रिज्यूम करने की बात कही जा रही है। अब मैं आपको ये कहता हूं कि एक ही प्रोसीडिंग चल रही है, एक ही ट्रायल है, इसमें पहले एक विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, अब क्या इसी स्टेटमेंट को, इस एविडेंस को इसी प्रोसीडिंग में लेटर ऑन स्टेज पर क्या उसको सही मानने की बात नहीं है यहां पर? अब आप कहोगे ये कैसी बेवकूफी भरा क्वेश्चन है। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको दो सिचुएशन देता हूं। एक सिचुएशन है कि जहां पर यहां पर ए जज साहब थे, जब एक विटनेस को बुलाया गया W1 को, जब इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, इसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड की गई, एविडेंस रिकॉर्ड की गई, जज साहब थे ए। अब जब डिसीजन देने की बात आई तो इन जज साहब का ट्रांसफर हो गया, अब हैं जज साहब बी, या डिसीजन भी छोड़ो, अभी ट्रायल चल ही रहा है तो इनका ट्रांसफर हो गया, अब जज साहब आ गए बी, और इनका भी ट्रांसफर हो गया, अब जज साहब आ गए सी। तो जो टेस्टिमनी इसी प्रोसीडिंग में इन जज साहब के सामने रिकॉर्ड हुई थी, क्या इसको ये दूसरे वाले जज साहब जेन्युइन मान लें इस सेक्शन का उपयोग करते हुए, या ना माने? और अगर नहीं माने तो फिर इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ये जज साहब कैसे पढ़ेंगे पहली टेस्टिमनी को, या फिर सी वाले जज साहब कैसे पढ़ेंगे जो डिसीजन दे रहे हैं इस टेस्टिमनी को, जो उनके सामने रिकॉर्ड ही नहीं? तो क्या उसको जेन्युइन ना माना जाए, उसको ट्रू, उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, उनको सच ना माना जाए कि ये स्टेटमेंट एज पर लॉ रिकॉर्ड हुई थी, ऐसा ना मानेंगे? मैं इसलिए ये क्वेश्चन उठा, और लॉ में आपको प्राइमा फेसाई ऐसा लग सकता है कि ये बड़ा बेवकूफी भरा क्वेश्चन है, बट आप पूरी लॉजिक अगर उसके पीछे का सुनेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में दम है, और आपको कहीं ना कुछ बेनिफिट दिला सकता है। तो दोस्तों मैं आपको दो कारण बताने वाला हूं जिन कारण से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सेम प्रोसीडिंग वाली सेक्शन नहीं है, ये वाली सेक्शन नहीं है। इसके पीछे के दो लॉजिक आपको देना चाहता हूं। पहला लॉजिक तो आप ये देखिए कि वर्ड यूज हुए whenever any document is produced before any court। डॉक्यूमेंट का क्या हो रहा है?
इस डॉक्यूमेंट को क्या किया गया, क्या एक्शन वाज टेकन, ये प्रोड्यूस किया गया बिफोर द कोर्ट। अब मैं मान लेता हूं कि जब सी आए जज साहब, जिनके सामने ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या ये टेस्टिमनी W1 की इनके सामने प्रोड्यूस की गई है? प्रोड्यूस का मतलब प्रोड्यूस बाय पार्टीज, प्रोड्यूस बाय प्रोसिक्यूशन, प्रोड्यूस बाय एक्यूज, प्रोड्यूस बाय प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, कोर्ट में प्रोड्यूस की गई है। देखिए जज साहब चेंज हो गए बट कोर्ट स्टिल वही है। अभी जज साहब चेंज हो जाने से कोर्ट चेंज नहीं होती, प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेंज हुए हैं उस कोर्ट के, कोर्ट सेम। और इस डॉक्यूमेंट को कहां प्रोड्यूस किया जा रहा है? कोर्ट में। इट मींस ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बाहर से आया है, इस प्रोसीडिंग में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। अर्थात क्लियर है कि ये जो डॉक्यूमेंट था जिसको अब यहां पर जेन्युइननेस उसकी चेक की जाएगी, जिसके बारे में प्रिजम्पशन ली जाएगी, वो एविडेंस, वो स्टेटमेंट, वो कन्फेशन, वो बाहर से आया था। इट मींस प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड हुआ था। बेशक एक्सप्रेसली यहां पर प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं लिखा गया, तब भी यहां पर प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही रिकॉर्ड की गई एविडेंस, रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, रिकॉर्ड किया गया कन्फेशन ऑफ एक्यूज माना जाएगा। एक कारण तो हुआ ये। एक दूसरा कारण अब आप कह सकते हो कि ये बात जो आपने पीछे उठाई कि जो ये स्टेटमेंट टेस्टिमनी ये सी के सामने, जज साहब सी के सामने तो रिकॉर्ड हुई नहीं, तो वो इसको कैसे जेन्युइन मानेंगे, कैसे ठीक मानेंगे? तो उसके लिए आप सेक्शन देखिए 326 सीआरपीसी की थी, आज की डेट में 365 बीएनएसएस हो गई। यहां पर बताया गया कि मान लो एक जज साहब ने कोई टेस्टिमनी रिकॉर्ड की, इनका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बी आ गए। अब ये जो बी हैं, क्या इस विटनेस को दोबारा बुलाकर सुनेंगे, दोबारा से टेस्टिमनी रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। ये सेक्शन ये कहती है 365 बीएनएसएस कि अगर यहां एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको सुन लिया है, विटनेस को टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर दी गई है, तो ये वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा नहीं बुलाएंगे इसको, या फिर सी है जिनको डिसीजन सुनाना है वो इस पर रिलाई करेंगे जब तक कि उनको ऐसा ना लगे कि इसको दोबारा बुलाकर फर्दर एग्जामिन कर लेना चाहिए, या लॉ ना कहता हो कि इसको फर्दर बुलाकर एग्जामिन कर लेना चाहिए। तो पहली बात हुई जब जज साहब ट्रांसफर हुए। एक दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एक केस है और ये केस कोर्ट नंबर 1 में चल रहा था और अब केस को ही ट्रांसफर कर दिया गया कोर्ट नंबर C2 में, तो अब तो कोर्ट ही चेंज हो गई। ऐसे मामले में भी ये सेक्शन बीएनएसएस की 365 कहती है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। जो रिकॉर्डिंग यहां पर हो गई, जो टेस्टिमनी यहां रिकॉर्ड हो चुकी है, वो यहां पर कंटिन्यू की जाएगी, उन पर रिलाई किया जाएगा जब तक कि यहां वाले जज साहब को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना लगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको कि यहां पर प्रोसीडिंग्स प्रीवियस प्रोसीडिंग है या नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, विद लॉजिक समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर बात हुई थी रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस, मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस, एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस, तो इसमें रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस को तो आप जानते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस मतलब जो टेस्टिमनी जिस तरीके से रिकॉर्ड हुई उसी तरीके से जो फुली रिकॉर्डेड टेस्टिमनी है उसको वहां से लाया गया और इस कोर्ट में सबमिट कर दिया गया। ये आप सेक्शन 74 देखेंगे तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जुडिशियल रिकॉर्ड है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो सेक्शन 76 कहती है कि आप सर्टिफाइड कॉपी इस टेस्टिमनी की दूसरी कोर्ट में सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग में आप प्रोड्यूस कर दीजिए। तो ये तो हो गया दोस्तों कि ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे रिकॉर्ड होती है, क्या होता है। प्रॉब्लम आ रही होगी आपको यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस क्या होता है। मेमोरेंडम आप पढ़ते होंगे, जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 183 बीएनएसएस, तो यहां पर जब कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, तो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद उनको एक लास्ट में मेमोरेंडम देना होता है और उसमें ये बताना होता है कि जो मुझे डायरेक्शन दी थी लॉ ने, मैंने उनको फुलफिल किया है और फाइनली आई एम सेटिस्फाइड दैट दिस कन्फेशन वाज गिवन वॉलंटरली।
ऐसा मेमोरेंडम नीचे दिया जाता है, क्या वो मेमोरेंडम है ये? नहीं, वो मेमोरेंडम नहीं है। और देखिए इस मेमोरेंडम को अगर आप समझना चाहते हैं तो सेक्शन देखिए 309 बीएनएसएस। यहां पर बताया गया कि इन ऑल सम्मन केसेस, सम्मन्स केसेस में जब मैजिस्ट्रेट साहब ट्रायल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि विटनेस के वर्बेटम, विटनेस ने जो बोला वर्बेटम आप मजिस्ट्रेट साहब वही रिकॉर्ड करेंगे, जबकि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो थी वारंट केसेस के मामले में, वहां पर जो विटनेस ने बोला वही वर्बेटम उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो है रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस। बट जब मेमोरेंडम की बात आएगी तो समन्स केसेस में ऐसा होता है, जब मैजिस्ट्रेट साहब ट्रायल कर रहे होंगे समन्स केसेस का, तो वो वर्बेटिम रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका सब्सटेंस लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम लिख देंगे उसकी एविडेंस का, कि जैसे प्रीसाइज करके कि इसने क्या बोला है। तो वो मेमोरेंडम की बात यहां पर हो रही है। तो मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस की अगर बात आपको करनी है तो 309 बीएनएसएस में देख लेंगे। तो ऐसे रिकॉर्ड की भी सर्टिफाइड कॉपी लाकर अगर आप पेश कर देंगे तो कोर्ट मानेगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, इसके अंदर जो सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट लिखे गए वो ट्रू हैं, और जिस मैनर में ये रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उसी मैनर में ये रिकॉर्ड हुई है मेमोरेंडम। ये बात आपको, ये हुई क्रिमिनल केसेस की बात। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिविल केसेस में भी मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस होता है, क्या होता है। ऑर्डर 18 रूल 13 पढ़िए आप, वहां बताया गया कि अगर केसेस नॉन अपीलेबल है तो नॉन अपीलेबल केसेस में भी वहां एविडेंसेस मेमोरेंडम की फॉर्म में ही रिकॉर्ड की जाती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस अब आप समझ गए होंगे। और जब जब रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस की बात आएगी तो वहां वारंट केसेस में जो एविडेंसेस रिकॉर्ड होती हैं वो वाली बातें हो रही हैं, और उसमें जो विटनेस बोलता है एज इट इज रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां बात हुई थी कि ये सब जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रही थी ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में हुई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग भी क्या होती है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एम बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये डेफिनेशन दी गई, और वहां पर कहा गया है कि वो प्रोसीडिंग जिसको हमें चेक करना है कि इज दिस जुडिशियल प्रोसीडिंग और नॉट, इन द कोर्स ऑफ विच, ये ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग है इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कानूनी रूप से ऐसी प्रोसीडिंग में या तो एविडेंस लीगली ओथ शपथ दिलाकर ली जाती है या शपथ पर ली जा सकती है। ऐसी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, 183 बीएनएसएस हो गई नए लॉ में, या इसके अंदर जब कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, तो क्या ये जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड हुआ है वो, यस। आप जब इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर मैजिस्ट्रेट साहब को ओथ एडमिनिस्ट्रेशन कराने की पावर है। इट मींस ये जो प्रोसीडिंग है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। अब आपको बताना चाहूंगा कि वहां लिखा गया था कि ये जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में हुई या फिर ऐसे ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड की गई हु वाज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस। तो वो जो अदर ऑफिसर है भैया वो कौन हो सकता है? क्या ऐसे ऑफिसर आपको पता है कि कानून में कहां लिखे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोर्ट को ये लगे, मैजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को ये लगे कि विटनेस को कोर्ट में बुलाना पॉसिबल नहीं है, इनएक्सपीडियंट है, बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, या और कोई प्रॉब्लम है, बट वो सेटिस्फाइड हैं कि विटनेस को कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है, देन वो एक कमीशन अपॉइंट कर देते हैं। और कमीशन के लिए आपको सेक्शन पढ़नी है 284 एंड 285 सीआरपीसी, जो अब 319 या 320 बीएनएसएस हो गई है। और यहां पर जो कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा वो कमिश्नर विटनेस के पास जाएगा, विटनेस को ओथ दिलाएगा और ओथ दिलाकर फिर उसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करेगा। तो वो एविडेंस भी यहां सेक्शन 79 में शामिल है। अगर ऐसी एविडेंस का रिकॉर्ड, अगर ऐसी एविडेंस का मेमोरेंडम है
और वो बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, तो ऐसी रिकॉर्ड का जब सर्टिफाइड कॉपी आएगी, तो सर्टिफाइड कॉपी की प्रिजम्पशन तो सेक्शन 78 में है कि मान लिया जाएगा कि भाई सर्टिफिकेशन जो हुआ है वो ट्रू है। सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ बात नहीं हो रही है, सर्टिफिकेशन का रिगार्डिंग तो 78 में प्रिज्यूम किया जाएगा ट्रू होना, जेन्युइन होना। बट यहाँ पर क्या जेन्युइन है, वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वो एविडेंस जेन्युइन है। जिन जो परिस्थितियां के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में कोई स्टेटमेंट लिखा है कि इन परिस्थितियां में ये स्टेटमेंट दिया गया, वो परिस्थितियां ट्रू हैं। ये एविडेंस, ये स्टेटमेंट, ये एक्यूज का कन्फेशन जिस तरीके से लॉ द्वारा रिकॉर्ड होना चाहिए था, उसी तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। इस तरीके की प्रिजम्पशन सेक्शन 79 में आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक वर्ड फ्रेज यूज हुआ था एक्यूज के मामले में, स्टेटमेंट टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। वहां पर नहीं लिखा कि स्टेटमेंट टेकन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, वहां पर लिखा गया है स्टेटमेंट टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब है किसका ये स्टेटमेंट? ये एक्यूज का है। और एक्यूज के स्टेटमेंट की बात आती है तो साथ साथ एक्यूज के कन्फेशन की भी बात आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्यूज का स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ कहां रिकॉर्ड होता है और कन्फेशन कहां रिकॉर्ड होता है। तो जब स्टेटमेंट की बात आएगी तो 313 का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा सीआरपीसी में, जो अब 351 हो गया है, 351 बीएनएसएस। यहां पर जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज हो जाती है, देन एक्यूज को मौका दिया जाता है, एक्यूज को एग्जामिन करते हैं मजिस्ट्रेट साहब। अगर उसके खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस आई हैं तो वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस एक्यूज के सामने रखी जाती हैं और उससे फिर उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक्यूज का एग्जामिनेशन हो रहा है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, तो वो स्टेटमेंट इज टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये डॉक्यूमेंट भी सेक्शन 79 कहती है कि अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में दी जा सकती है। तो सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग अगेन जेन्युइननेस सेक्शन 78 में प्रिज्यूम की जाएगी कोर्ट के द्वारा। बट बाकी जो 3 के ये डॉक्यूमेंट सही है, कंडीशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू हैं और उसी तरीके से रिकॉर्ड हुई है, वो सब सेक्शन 79 में 313 का स्टेटमेंट एक्यूज का रिकॉर्ड हुआ तो वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं कन्फेशन ऑफ एक्यूज रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो कितनी सेक्शंस हैं, कहां-कहां एक्यूज के कन्फेशंस रिकॉर्ड होते हैं और क्या-क्या लॉ है। अकॉर्डेंस विद द लॉ आ रहा है इसलिए मैं आपको लॉ बता रहा हूं। यही तरीका है, जब जब अकॉर्डेंस विद द लॉ लिखा हुआ तो आप तलाश करो कि वो लॉ क्या है। तो मैंने जब तलाश करने की कोशिश की तो जब मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे कन्फेशन या स्टेटमेंट की बात तो पीछे हो गई, अब यहाँ मैं कन्फेशन की बात कर रहा हूँ। तो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट साहब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जज साहब भी। जज साहब की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये कोर्ट ऑफ सेशन है, और जब मैजिस्ट्रेट साहब की बात कर रहा हूं मैं तो ये कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, केवल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। तो आप देखिए सेक्शन 241 सीआरपीसी जो अब 264 बीएनएसएस हो गई है, मैजिस्ट्रेट साहब की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है किसी एक्यूज के अगेंस्ट, तो उसको चार्ज फ्रेम किया जा रहा है तो ये वारंट केसेस। देन लास्ट में उससे पूछा जाता है, डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपनी गलती मानते हैं, आप ही ने ये अपराध किया है। तो अगर उसने कहा कि यस आई प्लीड गिल्टी, मैंने ही ये अपराध किया है, देन वो क्या है, वो कन्फेशन है उस एक्यूज का, और मैजिस्ट्रेट साहब इस सेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको कन्विक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ट्रायल भी चला सकते हैं। यहां पर देखिए सेक्शन 252, सेक्शन 275 बीएनएसएस, ये सीआरपीसी की है। यहां पर समन्स केसेस का मामला है। समन्स केसेस के मामले में अगर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अगेन उसने जैसे ही सब्सटेंस उसको सुनाया, समन्स केसेस में चार्ज नहीं लगता है, उसको सब्सटेंस पढ़ के सुनाया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप है, डू यू प्लीड गिल्टी। वो कहता है यस आई प्लीड गिल्टी, देन उसकी गिल्टी को उसकी प्ली को यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर कन्विक्शन सुनाई जा सकती है, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। तो कन्फेशन यहाँ भी रिकॉर्ड होता है। और तीसरी सेक्शन है सेशन कोर्ट के लिए, देखिए 229 सीआरपीसी जो अब 252 बीएनएसएस हो गई है। यहां पर वही प्रोसेस है जो मैजिस्ट्रेट साहब यहां पर फॉलो कर रहे थे कि चार्ज लगाने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन भी एक्यूज से पूछेंगे कि आपके ऊपर ये आरोप हैं,
डू यू प्लीड गिल्टी? अगर एक्यूज कहता है यस आई प्लीड गिल्टी, देन द कोर्ट ऑफ सेशन ऑल्सो कैन कन्विक्ट द एक्यूज, और अगर वो चाहते हैं तो ट्रायल भी चला सकते हैं। बट ये कन्फेशन है और रिकॉर्ड किया गया, जज साहब ने ये रिकॉर्ड किया। इनको अगर आपको याद रखना है तो देखिए सेक्शन 241 थी, तो ये मिडिल का जो डिजिट है ये लास्ट में आ गया, और यहां पर 5 था मिडिल डिजिट, ये लास्ट में आ गया, यहां पर 2 था ये मिडिल डिजिट, ये लास्ट में आ गया, और इधर से देखिए बीच का क्या है, 5, 6 और 7 कंटिन्यूअस इस तरीके से बढ़ गए, और 2 2 2 तो सभी में कॉमन है। इस तरीके से बीएनएसएस की आप सेक्शंस को विद रेस्पेक्ट टू सीआरपीसी याद कर सकते हैं। एक बात और लास्ट में, कि जब कन्फेशन रिकॉर्ड करने की बात कही गई, चाहे मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा रिकॉर्ड करना है, चाहे जज साहब द्वारा रिकॉर्ड करना है, तो इसको मैनर क्या होगा, वहां तो पावर दी गई है, मैनर क्या होगा, तो दोनों के लिए, मैजिस्ट्रेट साहब के लिए और जज साहब के लिए जब मैनर देखेंगे आप, तो 281 सीआरपीसी जो अब 316 बीएनएसएस हो गई, यहां पर मैनर बताया गया कि इस मैनर में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे किसी एक्यूज का। तो यहां पर जो वर्ड्स यूज हुए सेक्शन 79 में, प्रिजम्पशन किस किस बात की है वो आप पहले समझ गए, वहां जो एक्सप्रेशंस यूज हुए उनके मीनिंग अब आप यहां समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ इसके बारे में आप समझ गए होंगे, और डेफिनेटली किस तरीके से फ्रेजेस पर, एक्सप्रेशंस पर आपका माइंड जाना चाहिए और उसका मीनिंग आप फिर जानने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो माइंड का दायरा है वो बढ़ जाएगा और आप दूसरों से अलग हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 80, हालांकि सेक्शन 80 बीएसए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट ब्रीफ आपको फिर भी बताया जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।